नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने कल शुरू की थी जिंकम मेटालिकम, दैट इज़ जिंक से बनी हुई रेमेडी है और हमारी रेफरेंस बुक है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी, और उसको हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे यदि देखें तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस जिंकम मेट सीरीज़ या जिंकम मेट की ड्रग पिक्चर में पहला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम माइंड के सिम्टम यदि इसमें देखें तो इट हैज़ वीक मेमोरी, द पेशेंट मे हैव वेरी वीक मेमोरी, चीज़ें भूल जाता होगा, वेरी सेंसिटिव टू नॉइज़, ज़रा सी भी नॉइज़ बर्दाश्त नहीं होती है। अवर्जन टू वर्क, टॉकिंग, मतलब उसको काम से अवर्जन है। एक तो बॉडी में वीकनेस इतनी है इसके में कि ऑब्वियसली काम करने का मन नहीं करेगा, बात करने का भी पेशेंट में मन नहीं करेगा, एंड उसका प्रोबेबल कारण जो है बॉडी की वीकनेस हो सकता है। उसके बाद चाइल्ड रिपीट्स एवरीथिंग दैट इज़ सेड टू इट, मतलब आप यदि ये जिंकम मेट का पेशेंट, यदि एक चाइल्ड आता है तो आप उसको जो भी बोलेंगे वो रिपीट करेगा, जो भी बोलेंगे वो रिपीट करेगा। एंड दिस कैन बी अ पिक्यूलियर गाइडिंग सिम्टम यदि स्पेशली ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का चीज़ें इन्वॉल्व है उसमें। तो फियर्स अरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ सपोज्ड क्राइम, मतलब पेशेंट को लगेगा कि उसको कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए, उसको लगता है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया जिसकी वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद मेलेंकोलिया है, लिथार्जिक, स्टूपिड, पैरासिस। मेलेंकोलिया यानी सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस जब होगी तो उसको मेलेंकोलिया करके रेफर किया जाता है। फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस, सिवियर डिप्रेशन। लिथार्जिक है पेशेंट यानी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, एक्सट्रीमली टायर्ड पेशेंट, जिसको लिथार्जिक संबोधित किया जाता है। स्टूपिड है यानी उसको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मे बी ग्रास्पिंग में प्रॉब्लम है या फिर वीकनेस के कारण वो उतने एफर्ट्स ही नहीं दे पाता कि वो चीज़ें समझ पाए। उसके बाद पैरासिस इज़ अ जनरल टर्म फॉर जनरल पैरालिसिस, अ कंडीशन ऑफ मस्कुलर वीकनेस कॉज्ड बाय नर्व डैमेज और डिजीज़। पार्शियल पैरालिसिस भी इंक्लूडेड हो सकती है इसमें, लेकिन पैरासिस टर्म यूज़ किया है यानी जनरल पैरालिसिस है, पूरी बॉडी में मस्कुलर वीकनेस है, नर्व डैमेज है। अगेन ये वीकनेस को सिग्निफाई कर रही है ये रेमेडी जो है स्पाइनल कॉर्ड के अफेक्शंस को सिग्निफाई कर रही है, ये रेमेडी ब्रेन के सिम्टम्स को सिग्निफाई कर रही है, सेरिब्रल डिप्रेशन को सिग्निफाई कर रही है। हेड में फील्स एज इफ ही वुड फॉल टू द लेफ्ट साइड, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट की तरफ गिर जाएगा। उसके बाद हेडेक फ्रॉम द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन इस पेशेंट को बिल्कुल सूट नहीं करती है, मे बी उसको पसंद हो या ना पसंद हो, बट यदि उसने कभी ट्राई की होगी तो वो यही बोलेगा कि वाइन पीने से मुझे हेडेक हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोसेफेलस वाले पेशेंट में इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोसेफेलस इज़ वाटर ऑन द ब्रेन एंड abnormal accumulation of CSF within the brain's ventricles causing increased pressure and potential brain damage। जब एक्स्ट्रा CSF हो जाएगा, abnormally accumulated स्पेशली ब्रेन में हो जाएगा, तो एक तो पेनफुल तो रहेगा ही रहेगा प्रेशर की वजह से, लेकिन पोटेंशियल ब्रेन डैमेज भी कॉज कर सकता है, उस केस में इसको दे सकते हैं। रोल्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, मे बी आदत की वजह से या मोस्ट प्रॉब्ली डिस्कम्फर्ट की वजह से, यदि हाइड्रोसेफेलस का केस है तो डिस्कम्फर्ट की वजह से ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। उसके बाद बोर्स हेड इनटू द पिलो, पिलो में अपना सर घुसाने की कोशिश करेगा। मेनिंजाइटिस के केस में स्पेशली लिखा है, यानी इरिटेशन है उसको, किस वजह से इरिटेशन है, मेनिंजाइटिस है, अ सीरियस ऑफन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स मेनिंजेस सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस, ये देखने को मिलेगा। ऑक्सीपिटल पेन है पेशेंट को, यानी एक तरीके का यदि इसको डिस्क्राइब करें तो ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया भी कहा जा सकता है, एक कंडीशन जहाँ पे इंटेंस शार्प थ्रॉबिंग पेन होगा या शॉक लाइक पेन भी हो सकता है एट द बेस ऑफ द स्कल एंड बैक ऑफ द हेड, पीछे की तरफ, सर के पीछे की तरफ दर्द है, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेस्ड और इन्फ्लेम्ड नर्व्स। इसमें कोई चीज़ भी जिंकम मेट के पेशेंट में कोई चीज़ ऐसे ही नहीं हो रही है, हर चीज़ के पीछे पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, या तो नर्व्स इन्वॉल्व है या इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है या कोई स्पाइनल या ब्रेन का अफेक्शन इन्वॉल्व है। उसके बाद ऑक्सीपिटल पेन विद वेट ऑन द वर्टेक्स में यानी द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द हेड, यानी यहाँ मध्य में उसके सर के मध्य में बहुत ज़्यादा वेट फील उसको होता है। द वर्टेक्स इज फॉर्म्ड बाय 4 बोन्स ऑफ द स्कल, फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन्स एंड ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पे इंटरैक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे ये पेन होता है।
ऑटोमेटिक मोशन ऑफ हेड एंड हैंड्स, ये देखा गया है। ब्रेन फैग की कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रेन फैग इज़ अगेन अ ब्रेन फैग सिंड्रोम। मेंटल एग्जॉशन होगा पेशेंट को, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज यानी पुअर कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी इश्यूज एंड सोमैटिक कंप्लेंट्स, हेड नेक पेन, बर्निंग सेंसेशन होगी। स्टूडेंट्स में भी हो सकते हैं ये कंडीशन जब वो हाई एकेडमिक प्रेशर फेस करते हैं। लेकिन ये ब्रेन फैग या ब्रेन फैग सिंड्रोम इज डिस्टिंक्ट डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेरी फेटिग ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेंस इंटेलेक्चुअल पेन। यदि इंटेलेक्चुअल भी है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, काफ़ी समय से प्रेशर है। आइज़ के सिम्टम्स पे आते हैं तो आइज़ में टेरिजियम है। अब टेरिजियम में एक नॉन कैंसरस ट्राइंगुलर फ्लैशी ग्रोथ हो जाती है और वेस्कुलराइज्ड कंजक्टिवल टिश्यू ऑन द आई सरफेस। आँख के सरफेस पे एक वैस्कुलर यानी जिसमें ब्लड सप्लाई है प्रेजेंट है, आई के सरफेस पे वो ग्रोथ हो जाएगी, स्पेशली कंजक्टिवा पे। और नॉन कैंसरस है ये ग्रोथ, टिपिकली स्टार्टिंग इन द इनर कॉर्निया एंड ग्रोइंग टूवर्ड द कॉर्निया। इनर कॉर्निया में शुरू होती है और फिर कॉर्निया की तरफ पूरा ग्रो करती है। सरफर्स आई इस कंडीशन को कभी कभी कहते हैं, मोस्टली रेफर करते हैं बिकॉज इस सरफर्स पे यानी जो लहरबाजी करते हैं जो लोग, उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि उनको एक्सपोजर टू यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, विंड, डस्ट एंड ड्राई कंडीशंस रहता है, यानी उसकी वजह से रेडनेस, इरिटेशन, ग्रिट, ब्लर्ड विजन देखने को मिल सकता है। ग्रिट यानी स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन और सैंड देखने को मिल सकती है, आती है तो वो अफेक्ट करती है आँख में। लहरबाजी करते हैं, सर्फिंग जब करते हैं तो एक वुडन बोर्ड पे या फट्टे पर संतुलन बनाकर खड़े रहते हुए तट की तरफ आती किसी लहर पर सवारी करते हैं, यानी एक टाइड आ रही है, एक वेव आ रही है, उसके ऊपर आप अपने उस पर जा रहे हैं और तट की तरफ जा रहे हैं। उस केस में आइज़ में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं जानी चाहिए वो भी जा रही है, उस वजह से टेरिजियम हो सकता है, तो उस केस में भी ये अच्छा काम करती है। स्मार्टिंग है पेशेंट में, लैक्रिमेशन है, इचिंग है, यानी जलन है, हो सकती है, आंखों से पानी निकल सकता है, इचिंग हो सकती है। प्रेशर एज इफ प्रेस्ड इनटू द हेड, ऐसा पेशेंट को लगेगा कि प्रेशर सर में जा रहा है या कोई हमारे सर को बहुत बुरी तरीके से दबा रहा है। इचिंग एंड सोरनेस ऑफ द लिड्स, इनर एंगल्स, ब्लेफराइटिस में देखा जा सकता है। ब्लेफराइटिस क्या होती है? क्रॉनिक कॉमन कंडीशन होती है जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ऑफ द आईलिड मार्जिन्स कॉजिंग रेड, इची एंड इरिटेटेड आईज, ऑफन विद फ्लेकी डैंड्रफ लाइक scales on lashes, typically caused by clogged oil glands, bacterial infection और skin conditions like rosacea या dandruff। अब क्या है इस केस में, आईलिड्स का जो है इन्फ्लेमेशन है, आईलिड की मार्जिन्स का इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से बाकी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेड, इची और इरिटेटेड आइज हो गया, या डैंड्रफ जैसे स्केल्स भी देखने को मिल सकते हैं। टॉसिस इस पेशेंट में हो सकती है आइज के सिम्टम्स में या साइंस में, यानी ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड ड्यू टू पैरालिसिस और डिजीज और एज अ कंजेंटल कंडीशन, यानी अगेन पैरालिसिस बीच में आ गई, टॉसिस, अपर आईलिड्स ड्रूप कर रही हैं, अपने आप गिर रही हैं। उसके बाद रोलिंग ऑफ आइज यानी स्ट्रैबिस्मस जैसी कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैबिस्मस अगेन एक विजन कंडीशन है, कॉमनली नोन एज क्रॉस्ड और वॉन्डरिंग आइज, वेयर आइज आर नॉट अलाइन प्रॉपरली ड्यू टू पुअर मसल कंट्रोल, या कोई न्यूरोलॉजिकल इशू है, और हाई फार साइटेडनेस। विजिबल मिसअलाइनमेंट है, डबल विजन हो सकता है, रिड्यूस डेप्थ परसेप्शन, आई स्ट्रेन, एक आंख कहीं जा रही है, एक आंख कहीं जा रही है। स्क्विंटिंग के केस को भी स्ट्रैबिस्मस रेफर करते हैं। आइज डू नॉट अलाइन टू लुक एट द सेम पॉइंट विद वन आई टर्निंग इनवर्ड, आउटवर्ड और अपवर्ड और डाउनवर्ड वाइल द अदर लुक स्ट्रेट। इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट करेगा? डेप्थ परसेप्शन, ढंग से दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट कितना गहरा है, एंड पोटेंशियली लीडिंग टू अ लेजी आई यानी एम्ब्लायोपिया होने के चांसेस भी रहेंगे यदि अनट्रीटेड रहा स्क्विंट और स्ट्रैबिस्मस इन स्पेशली इन चिल्ड्रन। ब्लरिंग ऑफ वन हाफ ऑफ द विजन यानी हेमियोपिया होने के इसको चांसेस हैं, जिसको हेमी एनोपिया भी कहते हैं। द लॉस ऑफ हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड इन वन और बोथ द आइज, टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक और ट्यूमर रादर देन आई डैमेज। तो आई डैमेज तो नहीं हुई है इसमें, हेमियोपिया मोस्टली जो है ब्रेन के किसी दिक्कत की वजह से होता है, जिसमें एक आँख या दोनों आँख का आधा विजन खो जाता है, आधी आँख से ही दिख पाता है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका रीज़न जो है ब्रेन का कुछ दिक्कत है। वर्स स्टिमुलेंट्स, कोई भी स्टिमुलेंट लेंगे तो ये दिक्कत बढ़ेगी। स्क्विंटिंग में दे सकते हैं
अमोरोसिस में दे सकते हैं, यानी पार्शियल और टोटल ब्लाइंडनेस विदाउट विजिबल चेंज इन द आइज, टिपिकली ड्यू टू डिजीज ऑफ द ऑप्टिक नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। आइज के जो भी सिम्टम्स हैं, साइंस अपीयर हो रहे हैं या कोई भी डिजीज़ अपीयर हो रही है, जिंकम मेट के केस में वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ज़रूर रिलेटेड है। तो अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कत की वजह से आँख में दिक्कत है तो जिंकम मेट कैन बी कंसिडर्ड, और पूरी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच होनी चाहिए, तभी आप दवाई देंगे। एंड प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब बिकॉज इट कैन बी डेंजरस। एमोरोसिस है, लेकिन यहाँ पे एक और पिक्यूलियर चीज़ है, एमोरोसिस विद सिवियर हेडेक रहेगा इस पेशेंट को। रेड एंड इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा, यानी वाइट पार्ट ऑफ आई है वो रेड और इन्फ्लेम्ड रहेगा। वर्स इनर कैंथस, कंजक्टिवाइटिस के केस में यूज़ कर सकते हैं। इनर कैंथस को मीडियल कैंथस भी कहते हैं, स्पेशली ये वाले पार्ट्स जिसमें द कॉर्नर ऑफ द आई वेयर द अपर एंड लोअर आईलिड्स मीट नियरेस्ट द नोज, यानी अंदर वाले ही इनर कैंथस और मीडियल कैंथस, उस केस में इसको दे सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईज, क्लियर मेम्ब्रेन कंजक्टिवा कॉज बाय बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, एलर्जीज, केमिकल इरिटेंट्स, उस केस में कंसिडर कर सकते हैं। ईयर्स में देखें तो टीयरिंग एंड स्टिचिंग पेन है, यानी ओटेल्जिया है। ईयर पेन अ कॉमन सिम्टम यूजुअली कॉज्ड बाय प्राइमरी इन्फेक्शंस, एग्जाम्पल है ईयर इन्फेक्शन, स्विमर्स ईयर, और रेफर्ड पेन फ्रॉम नियर बाय स्ट्रक्चर्स लाइक जॉ, जैसे कि टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट हो गया, थ्रोट हो गया या टीथ हो गए, वहाँ से रेफर पेन आ रहा कान में, तो उसकी वजह से भी ओटेल्जिया अराइज हो सकता है। उसके बाद एक्सटर्नल स्वेलिंग है, डिस्चार्ज ऑफ फेटेड पस हो सकता है ओटोरिया के केस में, जहाँ पे फ्लूइड डिस्चार्ज, ड्रेनेज या रनी मटेरियल एग्जिटिंग फ्रॉम द ईयर कैनाल, ये देखा जा सकता है। नोज में सोर फीलिंग, हाई अप, प्रेशर ऑन द रूट, नोज़ में रूट पे प्रेशर है, हाई फीलिंग है, सोर है, द पेनफुल कह लीजिए उसको, यहाँ ये कह लीजिए डिस्कम्फर्ट है नोज़ में किसी तरीके का, स्पेशली ऊपर वाले पार्ट्स में प्रेशर है, रूट पे प्रेशर है। फेस में पेल लिप्स है, कॉर्नियाज ऑफ माउथ क्रैक्ड है, रेडनेस एंड इचिंग, इरप्शंस ऑन द चिन, टियरिंग इन फेशियल बोन्स, ये देखा जा सकता है। फेस का रंग उड़ा हुआ दिख सकता है। माउथ में टीथ जो है लूज है, गम्स ब्लीड, स्कॉर्ब्यूटिक गम्स हो सकते हैं, अफेक्टेड बाय और रिलेटिंग टू स्कर्वी और डिजीज कॉज बाय सिवियर विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो विटामिन सी देने, एक तो सप्लीमेंटेशन देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में जिंकम मेट देने पे हीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगेन अपने आप नहीं लेना है, सिर्फ विटामिन सी डेफिशिएंसी या स्कर्वी इज़ नॉट एन इंडिकेशन फॉर जिंकम मेट, सिर्फ कंप्लीट पेशेंट पिक्चर इज़ डेफिनेटली। नैशिंग ऑफ टीथ यानी ग्राइंडिंग, यानी स्ट्राइक टुगेदर, जैसे दांत कट कर करते हैं, वो वाली कंडीशन में कंसिडर कर सकते हैं। ब्लडी टेस्ट है इस पेशेंट के माउथ में। ब्लिस्टर्स ऑन द टंग है, यानी एफ्थे हैं, एफ्थस अल्सर्स, कैंकर सोर्स, नॉन कंटेजियस, पेनफुल, वाइट येलोइश माउथ अल्सर्स विद अ रेड बॉर्डर दैट अपीयर ऑन सॉफ्ट ओरल टिश्यूज, यानी मुंह के छालों के केस में इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद डिफिकल्ट डेंटेशन इन वीक चिल्ड्रन विद कोल्ड एंड रेस्टलेस फीट, इसका फिजिटी फीट हमने पहले भी इसके गाइडिंग सिम्टम्स में देखा था। डेंटेशन डिफ़िकल्ट होगा, बच्चे वीक होंगे, कोल्ड होगा, मतलब उनको जल्दी जल्दी खांसी ज़ुकाम होने की या संभावना रहती होगी, लेकिन यहाँ पे जो होगा वीक चिल्ड्रन विद कोल्ड एंड रेस्टलेस फीट कोल्ड होंगे स्पेशली और रेस्टलेस होंगे। थ्रोट में ड्राई कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू हॉक अप टेनेशियस म्यूकस, टेनेशियस का मतलब हो गया कि मतलब बाहर ही नहीं आ रहा, चिपचिपा, डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट, डिफ़िकल्ट टू रिमूव, तो टेनेशियस म्यूकस है इसमें, बाहर ही नहीं आ रहा और पेशेंट को लगेगा मैं कब इसको बाहर निकालूं, और वैसे थ्रोट ड्राई है। रॉनेस एंड ड्राइनेस इन द थ्रोट एंड लैरिंग्स, पेन इन द मसल्स ऑफ थ्रोट व्हेन स्वोलोइंग, जब स्वोलो करेगा तो मसल्स ऑफ थ्रोट में पेन रहेगा। स्टमक में हिकअप है, नोजिया है, वॉमिटिंग ऑफ बिटर म्यूकस है, कड़वा जो म्यूकस है वो बाहर निकलेगा। बर्निंग इन स्टमक, हार्ट बर्न फ्रॉम स्वीट थिंग्स देखा जाएगा, यानी मीठा खाने पे हार्ट बर्न होगा, मीठा खाने पे जलन होगी, और ये होती है जेन्युइनली बहुत लोगों को। तो दिस कैन बी वन ऑफ द गाइडिंग सिम्टम्स। यहाँ पे अगेन पूरी पेशेंट पिक्चर रेमेडी पिक्चर मैच करनी चाहिए। एक सिम्टम या साइन की वजह से आप एक रेमेडी प्रिस्क्राइब जनरली तो नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड है कोई चीज़। कैन नॉट स्टैंड द स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी ऑफ वाइन, वाइन से इसको तकलीफ हो ही रही है, वाइन से हेडेक था इसको, वाइन से तकलीफ हो ही रही है। रेवेनस हंगर अराउंड 11 AM, सल्फर से सिम्टम को कंपेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा हंगरी फील करता है पेशेंट, 11 बजे के टाइम पे इसको लगता है कुछ दे दो, खाने को दे दो। ग्रेट ग्रीडीनेस व्हेन ईटिंग, कैन नॉट ईट फास्ट इनफ, बहुत जल्दी जल्दी खाएगा, ऐसा लगेगा कोई खाना छीन के भाग जाएगा ऐसा, तब भी उसको लगेगा मैं जल्दी नहीं खा पा रहा, जल्दी ख़त्म करो खाना, ऐसा उसको
फीलिंग होगी खाना खाते वक्त। एटोनिक डिस्पेप्सिया है यानी एटोनिक इंडाइजेशन है, एक टाइप ऑफ फंक्शनल डिस्पेप्सिया है जहाँ पे स्टमक मसल्स में टोन और पावर की कमी रहती है, जिसकी वजह से पुअर मोटिलिटी होती है, ढंग से मूव नहीं कर पा रहा फूड, डिलेड एम्पटिंग एंड इम्पेयर्ड डाइजेशन, ऑफन विद सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, फुलनेस, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन एंड जनरल डेबिलिटी, लिंक टू वीकेंड गैस्ट्रिक फंक्शन रेदर देन स्ट्रक्चरल इशूज़। कोई स्ट्रक्चर का इशू नहीं है लेकिन फंक्शंस वीक हो गए हैं, इसके वीकनेस है ना इस पूरी रेमेडी में बहुत ज़्यादा मार्क, तो इसकी वजह से इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। खाना जिस टाइम पे स्टमक से बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा, डिले हो रहा है, उसकी वजह से डिस्पेप्सिया है यानी इंडाइजेशन है, जलन हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसकी वजह से सारे साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सेंसेशन एज इफ स्टमक हैड कोलैप्स्ड, स्टमक पूरा कोलैप्स कर चुका है, ऐसा लगेगा पेशेंट को काम ही नहीं करा, मतलब खाना खाया है वहीं अटका रह गया, पेट में जमा हुआ रह गया, ऐसा पेशेंट को फीलिंग आएगी ऐसी पेशेंट को। So we will cover the rest of the signs and symptoms of this remedy in the next part of Zinc Med. That's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.